दोस्तों CDS 1 2024 का नोटिफिकेशन फाइनली यूपीएससी द्वारा रिलीज कर दिया गया है और आप आज ही से जो है अपने फॉर्म जो है फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मेन पर्पस यही है कि जो नोटिफिकेशन है इसे डिटेल के अंदर हम थोड़ा सा समझ लें, जिसमें हम खासतौर से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारी एज को लेकर के और जो क्वालिफिकेशंस को लेकर उसको समझ लें, और जो बाकी इसकी जो लास्ट डेट है ये सारी चीज़ें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हमारी ये है कि जो लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने का वो है हमारा 9 जनवरी 2024। ठीक है, तो जो 9 जनवरी 2024 है वो हमारा लास्ट डेट है, उससे पहले आप अपना जो फॉर्म है उसे सबमिट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई हमारी लास्ट डेट की। उसके बाद ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा ये जो हमारा नोटिफिकेशन है वो ये है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इसमें जो आप अप्लाई करोगे वो यूपीएससी की वेबसाइट पे ही होता है, upsconline.nic.in। उसका जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो हमारी ओटीआर के थ्रू होती है, ये अभी आप लोगों को पता ही होगा। जिन लोगों को ओटीआर के बारे में नहीं पता वो अपना कमेंट में बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो जो ओटीआर है उसमें जब आप डालोगे अपना फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमारा 16/1/2024 यानी कि 16 जनवरी 2024 तक हमारा क्या रहेगा, 16 जनवरी 2024 तक हमारा मॉडिफिकेशन के अंदर रह सकता है। कि मतलब अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो 10 जनवरी 2024 से लेके 16 जनवरी 2024 के बीच में आपको एक विंडो मिलती है कि आपको कोई भी, मान लो आपसे गलती से कोई भी डिटेल जो है वो गलत डल गई हो, ठीक है, तो उस चीज को आप एडिट करके अपना ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो विंडो है ये आपकी 10 जनवरी 2024 से लेकर 16 जनवरी 2024 के बीच में रहेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की, ये मैंने बता दिया आपको कि 9 जनवरी 2024 में 6 बजे से पहले पहले आपको फॉर्म अपना भर देना है। ठीक है, तो जो लोग भरने वाले हैं इसे आजकल में ही भर दो। ठीक है, लास्ट डेट का अपना वेट नहीं करें। उसके बाद अगर आगे बात करें हम इसके वैकेंसीज के बारे में, तो इस बार जो वैकेंसीज हैं हमारे सीडीएस के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई हैं। इसमें टोटल हम अगर बात करें तो 457 वैकेंसीज हैं। ठीक है, जिसमें हम ओटी की बात करें तो ओटी की अराउंड 275 वैकेंसी है। ठीक है, यानी कि अगर आप कहीं भी अगर स्कोर कर रहे हो 100 के अराउंड तो आप आराम से जो है ओटी का रिटर्न क्लियर कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो आईएमए की हमारी वैकेंसी है वो हमारी 100 है। उसका जो इंडियन नेवल एकेडमी है उसकी 32 है, एएफए की भी हमारी 32 है, और जो ओटीए का जो वुमेन वाला है वुमेन की हमारी 18 वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही आई है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, तो जो इस बार के सिलेक्शन के चांसेस हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। उसका सबसे बड़ी बात आती है हमारी एलिजिबिलिटी को लेके कि हम क्या एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन के लिए या नहीं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जैसे पता ही है कि आपको जो सिटीजन नेशनैलिटी की जो बात आती है तो आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तो ये सब तो आपको खैर पता ही है। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है वो हमारी एज लिमिट को लेकर रहती है। तो यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले जो आईएमए है, ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहाँ पे आपको 3 पेपर देने होते हैं, इंग्लिश का, जीएस का और मैथमेटिक्स का। ठीक है, जो हमारा परमानेंट कमीशन प्रोवाइड करता है आर्म फोर्सेस के अंदर, उसमें जो हमारी एज लिमिट है उसकी अगर बात करें तो वो कैंडिडेट जो 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में पैदा हुए हैं, ठीक है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 है, केवल वो कैंडिडेट हमारे एलिजिबल हैं। यानी कि जो कैंडिडेट 2 जनवरी 2001 से पहले पैदा हुए हैं वो भी एलिजिबल नहीं है, और जो हमारे 1 जनवरी 2006 के बाद में पैदा हुए हैं वो भी एलिजिबल नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसके बीच में जो है हमारी वो लोग एलिजिबल हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए। सिमिलरली जो इंडियन नेवल एकेडमी है हमारी, उसमें भी हमारे अनमैरिड कैंडिडेट जो हैं हमारे वो 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके बीच में अगर वो लाई करते हैं तो वो इंडियन नेवल एकेडमी के लिए एलिजिबल हैं। अब जो एयरफोर्स एकेडमी है, एयरफोर्स एकेडमी में हमारा थोड़ा चेंज है। वो कैंडिडेट जो हमारे 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ लाई करती है वो हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स जो अकेडमी है जो उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो हमारी 1 साल कम हो गई है। ठीक है, हालांकि जो लोअर लिमिट है हमारी 2 जनवरी 2001 वो हमारी सेम ही है। अब जो बात करते हैं हमारी ओटीए की, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी मेन के लिए, तो 2 जनवरी 2000, ठीक है, 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में जो कैंडिडेट लाई करते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ लाई करती है, वो इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें जो अगर आप देखो, अगर कंपेयर करो आईएमए से या फिर एएफए से, तो जो हमारा 1 साल का हमें रिलैक्सेशन मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, लोअर लिमिट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 2 जनवरी 2000 जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो एलिजिबल है, और यहाँ पे 2 जनवरी 2001 जो है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा यंग मान रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा 1 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। तो वो कैंडिडेट जो 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में उनकी डेट ऑफ बर्थ लाई करती है वो हमारे ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में हमारा जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन हमें मिलता है, जिसमें हमें 2 ही पेपर देने होते हैं, एक हमारा जीएस का और एक हमारा इंग्लिश का। इसके अंदर हमारा मैथमेटिक्स का पेपर नहीं होता है। उसका जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी हमारे वुमेन के लिए है, ठीक है, उसमें भी हमारा सेम ही डेट ऑफ बर्थ की क्राइटेरिया है, जिसमें हमारी 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में हमारा लाई करता है। और जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको प्लीज याद रखना कि जो आपके 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है। ठीक है,
तो जो डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे है वही आप डेट ऑफ बर्थ अपने कैलकुलेट करना उसी हिसाब से। उसके बाद अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में तो आपको कोई सी भी अगर आपके पास डिग्री है, ठीक है, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है, कोई भी अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए और जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए, दोनों के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इंडियन नेवल एकेडमी की अगर हम बात करें तो इंडियन नेवल एकेडमी में आपको पास एक इंजीनियरिंग की डिग्री होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आपने इंजीनियरिंग करी है, बीटेक किया है या फिर बीए किया है, तो आप एलिजिबल हो इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, ठीक है, नौसेना के लिए। अगर बात करें एयरफोर्स एकेडमी के लिए, तो एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी जरूरी है, या फिर अगर आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिग्री है तो भी सही है। लेकिन अगर आपके पास कोई बैचलर डिग्री है तो आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना जरूरी है। ये मैंडेटरी है अगर आप इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास इंजीनियरिंग है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आपके पास मान लो कोई और डिग्री है, मान लो बीए है या फिर बीएससी है, तो उसमें आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए क्लास 12th में अपने पास, ठीक है, ऑप्शनल में। तो ये हमारा पूरा का पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद मेरे को नहीं लगता कुछ यहाँ पे रह गया है डिस्कस करने लायक। बाकी तो नीचे जो फॉर्म्स वगैरह कैसे भरते हैं इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन है। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो फॉर्म भरने से रिलेटेड, ठीक है, या फिर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप अपनी प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। ऑलरेडी हमने जो है सीडीएस हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कवर करी है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। और जितने भी हमारे इसमें स्ट्रैटेजी है, जिसमें हमारी इंग्लिश होती है, जीएस होती है और जो हमारे मैथमेटिक्स होती है, इन सब की वीडियो भी हमारी आउट है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, ये भी हमारे आउट है। सून हम साइंस और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ला रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब जो भी प्रोक्रेस्टिनेशन है और जो एक्सक्यूजेज हैं उन्हें अपना साइड में रखिए, सीरियसली अपने इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।